Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is interference of light. In the plus one class, you have studied about interference. As you know, interference is the phenomena of redistribution of energy in the medium due to superposition of two waves. प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा था कि जब टू वेव्स सुपरिम्पोज करते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द क्रेस्ट ऑफ वन वेव fall on the crest of another or trough of one wave fall on the trough of the other, and in that case we obtain the maximum. Or in the destructive interference we here the crest of one wave fall on the trough of the other, so the amplitude or the intensity of the resultant wave decreases and we obtain the minimum. So there are two types of interference. The one is constructive and the other is डिस्ट्रक्टिव। वहां पर आपने देखा था कि जब टू वेव्स सुपरिम्पोज करती थी तो हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स बनती थी इन द केस ऑफ स्ट्रिंग और इन द केस ऑफ एयर कॉलम में आपने ओपन एंड पाइप पढ़ी थी, क्लोज्ड एंड पाइप पढ़ी थी। बीट्स का कंसेप्ट भी आपने पढ़ा था, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था। आप इस चीज को आप मेमोराइज कीजिए या इसको आपने इस कंसेप्ट से पहले जरूर उसे देखना है। अब हमारे पास यहां पर प्लस टू क्लास में क्या आएगा? प्लस टू क्लास में इंटरफेरेंस में आप उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप लाइट के केस में कि जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आप वैसे ही क्रेस्ट ऑफ वन वेव, यानी आपको मालूम है कि लाइट वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो ट्रांसवर्स वेव है ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और जब ये ट्रेवल करती है तो क्रेस्ट वन वेव का क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है या ट्रफ वन वेव का ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो हमारे पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में आपके पास टू टाइप्स आएंगी। द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Here, intensity of light is maximum. I is equal to maximum. यानी after interference or after the redistribution of energy due to interference, we obtain the intensity of light maximum. That is bright band of light is obtained. Or in destructive interference, the crest of one wave fall on the trough of the other, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? मिनिमम। और डार्क बैंड of light is formed. The interference of light experimentally explained by Young's by doing Young's double slit experiment. He takes two coherent sources of light. Now question arises, what does mean by coherent sources? Coherent sources of light are two sources of light which emits light waves of same frequency or wavelength and having constant phase difference. किन्हीं भी दो सोर्सेज ऑफ लाइट को तभी आप कोहेरेंट बोल सकते हैं जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ सेम हो और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। हियर यंग्स टेक्स टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, बट जनरली टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। और इसके लिए यंग्स ने क्या किया? यंग्स टेक्स टू स्लिट्स S1 एंड S2। जैसे कोई भी सोर्स है, जैसे मान लो सपोज ये S सोर्स है, ये लाइट एमिट कर रहा है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है,
इसके बाद फिर ये ट्रफ है, ऐसे लाइट एमिट कर रहा है। अगर आप एक और सोर्स लेते हो, सपोज ये एक सोर्स है, आपने यहां पर एक और सोर्स ले लिया, ये S1 है, ये S2 है, तो यहां से भी लाइट ऐसे एमिट होगी, लेकिन ये दो सोर्सेज आपस में कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। अब ये हमारे पास जो यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें टू कोहेरेंट सोर्सेस लिए, और वो दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाए? बाय टेकिंग टू नैरो स्लिट्स और बाय प्लेसिंग टू नैरो स्लिट्स इन फ्रंट ऑफ ए सिंगल सोर्स। जैसे ये सिंगल सोर्स है, इसके आगे दो नैरो स्लिट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे, ये एक स्लिट S1 है और S2 है, तो ये दोनों क्या एक्ट करेंगी स्लिट्स? दे एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस का क्या बेनिफिट हुआ या क्या बेनिफिट होता है? तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जैसे कि यहां से फिर ये जो वेव्स का वेव फ्रंट जाएगा, यहां से S1 से निकलेगा, जैसे यहां पर ये बनाया हुआ मैंने, यहां से निकल रहा है, फिर ये S2 से निकल रहा है। अब ये आपस में सुपरइम्पोज होते हैं। आपको बताया था कि जब क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ, तो हमारे पास क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा बनता है, ब्राइट बैंड बनता है। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि एट द सेंटर ये आपके पास ट्रफ ऑफ ट्रफ, ट्रफ ऑन ट्रफ, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ये फॉल कर रहा है, तो ये एक डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम बनता है। इसके बाद आप देखोगे तो ये क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ये ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर है, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर है, इस तरह से ये एक बैंड बनेगा, डार्क बैंड। इसी तरह से नीचे की तरफ को भी ऐसे हो रहा है, फिर ब्राइट आएगा, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है? अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स ऑफ लाइट बन रहे हैं। इन अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। व्हाट डज मीन बाय इंटरफेरेंस फ्रिंजेस? द अल्टरनेट ब्राइट एंड dark bands of light formed on the screen after interference are known as interference fringes. लेकिन ये फ्रिंजेस, अगर आप सपोज आपके पास ये दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, तो क्या होगा? ये जो आपके पास फ्रिंजेस बनेगी, दे आर नॉट सस्टेन्ड, दे आर नॉट परमानेंट, वो फिक्स नहीं रहेंगी, वो अपने आप को वेरी करेंगी। तो आपके पास पैटर्न जो होगा दैट इज नॉट शार्पली विजिबल, आप उस पैटर्न को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। और आपके पास पैटर्न कैसा चाहिए? परमानेंट चाहिए, यानी आपके पास इंटरफेरेंस कैसा चाहिए? सस्टेन्ड चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। व्हाट डज मीन बाय सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस? द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा और द मिनिमा रिमेन फिक्स ऑन द स्क्रीन। जैसे ये हमारे पास ये फिक्स नहीं, यहां पर जैसे ये ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी है, तो ये इस तरह से ब्राइट फ्रिंज बनी है, इसके बाद ये डार्क है, फिर ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से ये डार्क, फिर ब्राइट फ्रिंज। तो ये हमारे पास इस साइड को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमने क्या लिया हुआ है? ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जहां पे ब्राइट फ्रिंज है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लार्ज, यहां डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 0। फिर ये, और ये जो पैटर्न बन रहा है आप इसे ऑब्जर्व करोगे, बाद में हम ये कंडीशन भी निकालेंगे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर कहां पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? टू वेव्स जो एमिट हो रही है फ्रॉम द टू सोर्सेज S1 एंड S2, क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए? फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज बने, तो वो आप ड्राइव करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बनी हैं इनकी विड्थ कितनी है। दिस इज अनदर आर्टिकल, यू कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, कि फ्रिंज विड्थ कितनी आती है, फ्रिंजेस बेटर कब बने। और ये फ्रिंज विड्थ जो होती है उसके लिए जो एक्सप्रेशन है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, इसे हम ड्राइव करेंगे। फ्रिंज विड्थ इसे हम बीटा से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। डी क्या होता है? डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। तो हमें पैटर्न कैसा चाहिए? पैटर्न चाहिए हमें बेटर, जिसे हम इजीली व्यू कर सके, जिसे हम इजीली जो है वो हम स्टडी कर सकें।
उसको हम ऑब्जर्व इजिली कर सकें। और ये ऐसा पैटर्न जो हमारे पास कब हो सकता है, जब उस पैटर्न की विड्थ क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमा की विड्थ। जैसे ब्राइट पिंक जो हमें लार्ज साइज की बनी हो, तो लार्ज साइज की विड्थ कब होगी, जब लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस जो है बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन क्या होगी, ज्यादा होगी। और स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास कंडीशंस बन जाती है। जैसे पहली तो बात होगी कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम रिमेन फिक्स ऑन द स्क्रीन। सेकंड वन कि ये ऑब्टेन कब होता है, तो ऑब्टेन तब होता है जब हमारे पास टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे हो, कोहेरेंट, मींस दे एमिट द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसके लिए आपको बताया कि इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग टू नैरो स्लिट्स in front of a single source at equal distance. The next one is that sustained interference can be obtained if the two sources are narrow. दोनों sources कैसे हो, narrow हो, the distance between the two sources क्या हो, small हो, क्योंकि बीटा is inversely proportional to d, और distance between the source and screen क्या हो, large हो। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इसके बाद आप ड्राइव करेंगे द एक्सप्रेशन फॉर द और द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, let us consider there are two coherent sources of light S1 and S2 obtained from a single source S. This is the single source S. There are two narrow slits S1 and S2 which acts as the coherent source of light. Here is a screen placed at distance d. This is the spacing between the two sources, small d. We observe that there is the center of screen O. Now we study the interference pattern at point P. The light from the source S1 and the light from the source S2. The light from the source S1 and the light from the source S2 reaches at point P, and suppose the displacement of waves from sources S1 and S2 at point P. जब P पॉइंट पे पहुंच रही है तो उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। हमारे पास जैसे S1 से लाइट जा रही है P पर, सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, और y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। आपको पहले बताया मैंने, a1 क्या होगी, एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t, और y2 फ्रॉम द सोर्स S2, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है द बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम द सोर्स S1 एंड S2। S1 और S2 से जो वेव जा रही है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब ये दोनों वेव्स P पे क्या कर रही है, मिल रही हैं, सुपरइम्पोज कर रही हैं। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ superposition, resultant displacement at P, y is equal to y1 plus y2। आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब y1 प्लस y2 की जगह आप वैल्यू रखेंगे, y1 की है a1 साइन ओमेगा टी और y2 की है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a1 साइन ओमेगा टी को आप एज इट इज लिख देंगे, जो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से साइन a प्लस बी
तो ये आपको मालूम है कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट क्लोज। A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। A2 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहाँ पर आपके पास साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। ये बन गया A1 प्लस A2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। जो टाइम के साथ वेरिंग फंक्शन है दैट इज साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि A1 A2 एम्पलीट्यूड्स आर कांस्टेंट, फाइव इज द फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। आप इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर है A कॉस थीटा। लास्ट इक्वेशन को आपने नंबर 1 दे दिया, इसे आपने दे दिया नंबर 2। इसी तरह से A2 साइन फाइव को आपने एज्यूम कर लिया A साइन थीटा नंबर 3। आप नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड करेंगे बाय स्क्वेयरिंग, लेट या एडिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशंस 2 and 3। जब आप ऐड करेंगे बाय स्क्वेयरिंग तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें आपके पास ये बन जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का प्लस A2 साइन फाइव होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा फर्स्ट टर्म में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। इसी तरह से सेकेंड टर्म में बन जाएगा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे A स्क्वायर फर्स्ट टर्म में भी है सेकेंड में भी है, कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये सेकेंड और जो फोर्थ टर्म में है इसमें A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या बन जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, राइट हैंड साइड में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos of 5. Let us give it number 4. Now what you observe? The intensity of light depends upon the amplitude of the waves coming from the source S1 and S2. These two terms are constant. Amplitudes are constant. अब बचा क्या, cos phi, that is the phase difference, phase angle, और phase angle भी क्या है, constant phase angle है। अब हमारे पास यहां पर
मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेगा? मैक्सिमा जब बनेगा तो हमारे पास फ्रिंज कौन सी बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और उस टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट इज, इसका मतलब क्या? I इज इक्वल टू मैक्सिमम, या फिर क्या बनेगा? ब्राइट बैंड ऑफ लाइट बनेगा। इट मींस I मैक्सिमम कब होगा? इसमें वेरी क्या? cos फाई। देयरफॉर cos फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और cos फाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1। अब +1 वैल्यू कब होती है? जब cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है। इट मींस कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2n पाई। अब n इज इंटीजर, हियर n इज इक्वल टू 0 1 2 so on। जब आप n 0 रखेंगे cos 0, 1 रखेंगे 2 पाई, 2 रखेंगे 4 पाई, इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि cos cos कंपैरिजन किया। इट मींस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल क्या हुई? इट इज द ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल। फेज एंगल की टर्म्स में आई है। अब आप सपोज आप इसे पाथ डिफरेंस की फॉर्म में निकालना चाहते हैं। अब वो पाथ डिफरेंस जैसे S1 से P तक जो लाइट पहुंच रही है और S2 से P तक जो लाइट पहुंच रही है, इसमें किसे ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है? इसमें जो पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है वो S2 से P तक जो लाइट गई है, इसे ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। कितना पाथ? आप सपोज कर लो कि ये जो पाथ हमें ट्रेवल करना पड़ रहा है वो x ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये x पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे फेज डिफरेंस के साथ लिंक है। जैसे सपोज मैं ये वेव बना रहा हूं, इस वेव के लिए वेवलेंथ कितनी होती है? ये पूरी वेव है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और यहां से जब आप चलेंगे तो पाथ फेज क्या बनेगा? 2 पाई होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो फेज है वो 2 पाई है, तो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा है। तो यहां आप करेंगे कि फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा फेज डिफरेंस कितना बन रहा है? 2 पाई फॉर पाथ डिफरेंस 1, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा। सिमिलरली फॉर पाथ डिफरेंस, कितने पाथ डिफरेंस के लिए आपको फेज डिफरेंस निकालना है? x के लिए फेज डिफरेंस कितना बन जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। और ये जो फेज डिफरेंस है वो कितना आपने एवेल्यूएट किया? 5 एज्यूम करके चल रहे हैं आप, बिकॉज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और द रिजल्टेंट वेव जो है, तो आपने देखा था कि जो रिजल्टेंट वेव बनी थी उसकी एम्पलीट्यूड क्या थी? a थी। उसमें फेज एंगल कितना बना था? फ्रॉम द सोर्स कमिंग, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनी थी वो बनी थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। और यहां a एम्पलीट्यूड है जो आपने यहां एवेल्युएट की है, ये a स्क्वायर। ये अगर आप एवेल्युएट करना चाहें तो ये क्या बनेगा? a बन जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्योंकि a स्क्वायर इज दिस। अगर आप एम्पलीट्यूड तो ये बन जाएगा। और ये थीटा क्या है? थीटा इज द फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव फ्रॉम द सोर्सेस S1 एंड S2 एट पॉइंट P। अब यहां पर जब आप देख रहे हैं तो आपके पास ये जो फाई आया है, फाई की वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई
lambda into x. Give it number 6 from equations 5 and 6. 2 pi by lambda x बराबर है 2n pi. 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x क्या बन गया n lambda. So this is the condition for maxima in terms of path difference, or it is the number 7. So in terms of path difference, the maxima will be formed if the path difference is a integral multiple of lambda. इसी तरह से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाल सकते हैं. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आप करेंगे तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, दैट शुड बी मिनिमम. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या चाहिए, मिनिमम. यानी बैंड कैसा बनना चाहिए, डार्क बैंड बनना चाहिए. और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कब हो सकती है, आपने देखा था कि आई की एक्सप्रेशन पढ़ी थी, तो उसमें आपके पास आई क्या आया था, आई आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई. ये आई आया था. ये मिनिमम कब हो सकता है, इंप्लाइज cos फाई इज इक्वल टू मिनिमम. और मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब -1 होता है. और -1 कब होता है, जब आपके पास cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है. इट मीन्स आपके पास ये होना चाहिए cos 2n plus 1 पाई, implies phi is equal to 2n plus 1 pi. Give it number 8. Here n is equal to 0, 1, 2, so on. और सिमिलरली यू कैन ड्राइव इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस. अगर आप पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास बन जाएगा. आपने देखा था कि जो रिलेशन है बिटवीन फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x. So from equations 6 and 8, 2 pi upon lambda into x is equal to 2n plus 1 pi. pi से pi कैंसिल हो जाएगा, x बन जाएगा 2n plus 1 lambda by 2. That is the equation 9. So equations 8 and 9 gives condition for destructive interference. Condition for destructive interference. कि कैसे हमारे पास डार्क बैंड बनेगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा हमारे पास जब फेज डिफरेंस क्या होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा. और पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा, 2n plus 1 lambda by 2 बनेगा. So here you observe the condition for constructive and destructive interference. In the next lecture you can find out the fringe width. ये जो फ्रिंजेस हम बनेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटर में हमारे पास कौन सी फ्रिंज बनती है, यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है. इसके बाद कौन सी होगी, ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. इसके बाद हमारे पास डार्क फ्रिंज आएगी. फिर हमारे पास कौन सी बनेगी, ब्राइट बनेगी. यहाँ नीचे भी ब्राइट बनेगी. तो ये जैसे ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ है डार्क फ्रिंज की, ये क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की है. इसी तरह से नीचे को फर्स्ट डार्क की, नीचे को फर्स्ट ब्राइट, अल्टरनेट बनती है. जैसे ऊपर को बनती है ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो ये B0 आ गया. हम ये निकालेंगे कि फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन क्या होती है, और ये फ्रिंज विड्थ जो है वो कैसे वेरी करती है, इसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है. द इंटेंसिटी क्या जो मैक्सिमा और मिनिमा बनता है
उनके वो उसकी बिर्थ के ऊपर कैसे वेरिएशन होती है, स्लिट्स की बिर्थ के साथ कैसे वेरिएशन होती है, या फिर हम न्यूमेरिकल्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे. And that's all about the today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture. Thanks and have a nice day.